हाँ जी, कल वाला होमवर्क हो गया था। वैल्यू में कितना क्या फ़र्क था? राउंडिंग ऑफ की वजह से। अच्छा, वो एक्सेल पे उसने किया हुआ ना, टकाटक वो आगे आगे होगा ना, सीधा सीधा। चलें, खैर, एक सवाल आपके सामने आ रहा है 8 मार्क्स का, ऑटम 2022 का। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू अ करेक्शन ऑफ एरर। तो मैं इसको रीड करता हूँ पहले। वो कह ही रहा है कि भाई, वाइल रिव्यूइंग द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ हेक्सागन इंडस्ट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022, फॉलोइंग मिस्टेक्स वर आइडेंटिफाइड। यानी ये वो गलतियां हैं जो आइडेंटिफाई हुई हैं, जिसमें से एक ये है जो मैं रीड कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स ऑफ ओवल लिमिटेड was accounted for as a financial asset subsequently measured at fair value through P&L। यानी उसने फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस से अकाउंटिंग कर ली है। कौन सी सिक्योरिटी की? डेट सिक्योरिटी की, क्योंकि वो कह रहा है देखो बॉन्ड्स हैं। अच्छा, इंस्टेड ऑफ मेजरिंग द इन्वेस्टमेंट एट, यानी सही क्या करना चाहिए था? किया क्या है? P&L किया हुआ है। आगे देखें, ऑन जुलाई 1 2021, अभी वो बता रहा है कि हुई कब है ट्रांजैक्शन। जुलाई 1 2021 HL परचेज 1 मिलियन बॉन्ड्स ऑफ ओएल ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ, मेच्योरिटी कब है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2 मिलियन की दी हुई है। ऑल्सो इंकर्ड ऑन परचेज ऑफ दीज बॉन्ड्स। द कूपन रेट इज 12% पर एनम, और जिस पे ये पेमेंट होगी हर साल 30 जून को, जबकि उसने IRR कितना दिया हुआ है? तो सर इसके बाद वो कह रहा है द फेयर वैल्यू ऑफ ईच बॉन्ड ऑफ OL वॉज ₹99 ऑन 30 जून 2022। ये साल के आखिर में। कहने का मतलब ये कि इसने एक साल की अकाउंटिंग की हुई है, वो भी गलत। तो पहले इसने पता क्या किया, दोनों मॉडल्स को टेस्ट कर लिया। पहले तो ये टेस्ट किया कि क्या आपको ये आता है कि उसने किया क्या है, फिर आपको ये आता है कि करना क्या है, फिर दोनों का डिफरेंस लेके सही करना है। जल्दी से करेक्टिंग एंट्री बनानी है आपने फॉर 8 मार्क्स। पहले आप किसकी एंट्रीज बनाएंगे? फेयर वैल्यू थ्रू P&L की। पहले ये देख लेंगे उसने क्या किया हुआ है, वो सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करके। हाँ बिल्कुल, इस अटेम्प्ट में एक्सपेक्टेड है। हाँ तो इस बार पूरा आएगा ना आदिल?
इस कंपनी ने जो अकाउंटिंग की है उसमें उसने ट्रांजैक्शन कॉस्ट के साथ क्या किया होगा, एक्सपेंस आउट, जबकि उसको क्या करना चाहिए, कैपिटलाइज करके अमोटाइज, तो उसने किया उलट है। तो पहले तो आप वो देख लें कि उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं, वो सही करें आप। मुझे पता है तुम लोगों का सबसे वीकेस्ट एरिया इज करेक्शन एंट्री। FA1 में भी कटा के गए होगे ना तुम लोग? हाँ हाँ, हाँ फिर तो आसान है कि ग्रिप है तो। करेक्टिंग एंट्री बन गई, एक बनी है, चलें। चलें जी, हम ज़रा इसको इस तरीके से देखते हैं कि सर 3 एंट्री बनी है करेक्टिंग में। चलें जी अभी देख लेते हैं। हमने कहा भाई अकाउंटिंग डन के अंदर सबसे पहले मुझे ये बता दें कि हमने कितने मिलियन बॉन्ड्स परचेज किए हैं। 1 मिलियन। एक कितने का है? 100 का है। तो हमने कहा फेस वैल्यू तो यही आ गई ना, 1 मिलियन इंटू 100। अच्छा डिस्काउंट भी है, और डिस्काउंट जो हमारा आ रहा है वो कितना है? 5 ईच। तो आपने यहाँ पे 1 मिलियन इंटू 5 किया, ये माइनस हो गया होगा। 95 मिलियन की आपकी आ जानी चाहिए फेयर वैल्यू। अच्छा ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो आपकी आ रही है इसके अंदर वो आ रही है कितनी? 2 मिलियन। अच्छा ये 2 मिलियन इसके अंदर ऐड हो गया होगा और ये बन गया होगा 97 मिलियन। यानी पैसे के लिहाज से मैं यही चीज़ ज़रा उठा के इस तरफ कॉपी कर लूँ
दोनों में वर्किंग तो यही होनी चाहिए ना। अब अकाउंटिंग का फर्क होगा वो देखते हैं। इसने डे 1 पे एंट्री ये बनाई होगी इस साइड के ऊपर, कैश चला गया होगा 97 मिलियन, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आ गया होगा 2 मिलियन, और इन्वेस्टमेंट आ गई होगी, ये बन चुकी होगी एंट्री, जबकि बननी चाहिए डे 1 पे। इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 97 से और कैश होना चाहिए 97 से। तो एक फर्क तो ये आ गया कि डेफिनेटली डे 1 के ऊपर एक एक्सपेंस बुक हो गया जो कि होना नहीं चाहिए था। तो वो अभी देखते हैं, सही है ना, क्यूमुलेटिवली देख लेंगे यहाँ पे जी। इन्वेस्टमेंट 2 से रिवर्स किए या इंक्रीज किए, सही है। और आपने इसी दिन के ऊपर आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिवर्स कर दिया, बिल्कुल सही है। ये पहली एंट्री फिर होगी ना करेक्टिंग, फिर आगे आपने अकॉर्डिंगली देखना है। तो ये तो पहली एंट्री, ये देखो भाई ये मैंने करेक्टिंग नहीं देखो एक मिनट ना, हमने यहाँ पे करेक्टिंग एंट्री नहीं बनाई है। जो अकाउंटिंग हुई हुई है और जो अकाउंटिंग होनी चाहिए वो बनाई है। करेक्टिंग एंट्री तो बनाऊंगा, सही है ना। ये देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, टू बी डन, जो होनी चाहिए थी। अभी आपने सही करना है यहां से वहां पे आने के लिए। जो आप कह रहे हो ना कि आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिवर्स कर दिया और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर दिया, वो बिल्कुल सही किया है। पर वो आपने इन दोनों का डिफरेंशियल बनाया जो हम अब बनाएंगे। हम पहले तो हम पूरा फिनोमेना डिस्कस कर रहे हैं। चलें, यानी माइंड भी यहाँ पे कह रही है कि सर इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर दें 2 से और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्रेडिट कर दें 2 से, यानी एक्सपेंस रिवर्स होकर इन्वेस्टमेंट में कैपिटलाइज हो जाएगा। ये आप लोगों ने किया था, बिल्कुल सही है। एक जो एंट्री गलत थी डे 1 की वो सही कर लो। चलें आगे। फिर हमने कहा स्केड्यूल के अंदर ओपनिंग, इंटरेस्ट, कैश और क्लोजिंग, और यहां पे भी ओपनिंग, इंटरेस्ट, कैश और क्लोजिंग। यहां पे फर्क ये है कि यहां पे फेयर वैल्यू भी आ जाएगी, सही है। मुझे एक बात बताएं, ओपनिंग कितना है भाई यहां पे 95। उसने इंटरेस्ट कितने पे बुक किया होगा? उसने सर किया होगा 12% इंटू 100, ऐसा ही है ना। तो 12% इंटू 100 उसने 12 का इंटरेस्ट बुक किया होगा, 12 का कैश आया होगा। अगेन हम किस पे आ गए होंगे 95 पे, और फिर उसने जाके इसको फेयर वैल्यू किया होगा कितने पे 99 पे। अच्छा, तो उसने ऑल टुगेदर एंट्री बनाई होगी कैश डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितने से, और फिर उसने इन्वेस्टमेंट डेबिट और फेयर वैल्यू गेन इन पीएनएल क्रेडिट कितने से। अब वो ये बना चुका है। अच्छा, अगर सीधा सीधा सही करना चाहें तो फेयर वैल्यू गेन होना ही नहीं चाहिए, तो आप लोगों ने फेयर वैल्यू गेन को रिवर्स करके इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर लेना है। पर हम पहले वो देख लेते हैं कि उधर क्या एंट्री बनी है ताकि समझ आ जाए बात। मैंने ये कहा, अच्छा अब वैसे ही समझने के लिए मुझे बताओ, वैसे ही समझने के लिए जो उसने अकाउंटिंग की हुई है, तो अभी इन्वेस्टमेंट कितने पे मौजूद है 99 पे। 99 पे मौजूद है। अब आपने 99 से वहां आना है जो अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियरिटी है? तो इसलिए हम कह रहे हैं पहले पूरा कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं सही क्या करना है। चलें, हमने कहा ओपनिंग हमारा होना चाहिए था 97, इसके ऊपर जो मैं इंटरेस्ट बुक करूंगा वो 13.28 से 28 है ना। ओके, कितना आता है 12.9। अच्छा, ये हो गया आपका 12, ऐसा ही है। कुल मिला के आपका क्लोजिंग कितना, दिस प्लस दिस माइनस दिस इक्वल्स टू क्लोजिंग। जल्दी बताएं कितना आता है 97.9। अच्छा देखो, इन्वेस्टमेंट कम होने के बजाय इंक्रीज हो रही है। लॉजिक है, लॉजिक ये है कि आप जरा देखें, आपको डिस्काउंट मिला है और आपको पैसे मिलेंगे
ज्यादा, तो आपकी इफेक्टिव कमाई उसके दी गई रिटर्न से भी ज्यादा है। तो देखो ना, आपके पास जो कूपन आ रहा है वो 12% का है और आपकी एक्चुअल कमाई 13.2, तो आप कम पैसे इन्वेस्ट करके आखिर में ज्यादा ले रहे हैं, तो आपने एक एडिशनल इनकम बुक करनी है ओवर द पीरियड। क्लैरिटी है? तो ये हमने IRR का लॉजिक भी रखा हुआ है कि गलती होने से बच जाए, कि यहीं से समझ आएगा कि जा किस डायरेक्शन में रहें। चलें, हमने कहा सर अब जब सारी अकाउंटिंग हो चुकी है ना, अब हम एक करेक्टिंग एंट्री बनाते हैं यहां पे। अच्छा जी, तो अब आप मुझे बताएंगे सर करेक्टिंग एंट्री के अंदर एक एक करके, हाँ एक एक करके, पहले तो ये बताओ क्या ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट का भंड है पूरे साल में? मैं डे वन आखिरी नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं एक ही साल की अकाउंटिंग एंट्री अलग अलग दिनों पे करूं या एक दिन पे करूं, बात एक ही है। पूरा साल सही करना है ना मुझे, तो करंट ईयर सही हो जाएगा। मैंने ये कहा सर मैं सबसे पहले ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस को करूंगा क्रेडिट, 2 रुपए से, क्योंकि होना नहीं चाहिए था। अच्छा, फिर यहां देखिएगा, फिर मैंने कहा कि सर मैं यहां पे पहले यूं कर लेते हैं ना, इंटरेस्ट बुक कितना हुआ है 12 का, सही है जी। होना कितना चाहिए, कितने से कम हुआ है, तो मैंने कहा इंटरेस्ट इनकम बुक कर लूं कितने की, 0.9 की। देखो कंपैरिजन, अच्छा कैश में कोई मसला है नहीं, कैश में कोई मसला नहीं है। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, क्या यहां पे फेयर वैल्यू गेन रिवर्स करूं, जो कि होना नहीं चाहिए? अच्छा प्लीज आप मुझे बताएं कि वो कितने से रिवर्स करूं, 4 से। अच्छा मैंने इंटरेस्ट सही कर लिया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को सही कर लिया, अब रेलेवेंट इन्वेस्टमेंट का मसला है। तो आप मुझे बताते हैं कि ऑल टुगेदर इस सिनेरियो के अंदर अब मुझे इन्वेस्टमेंट कितने से कम करनी है, 1.1 से। पक्की बात है? अच्छा अगर ये एंट्री बैलेंस्ड है, सही है ना, तो आप जरा ये देखें इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट का, 1.1, यही आता है ना। यानी आपकी इन्वेस्टमेंट 99 पे मौजूद है, आपने 97.9 पे आना है, तो कितने से कम की मैंने, 1.1 से। मैंने फेयर वैल्यू गेन नहीं चाहिए था, मैंने उड़ा दिया, इंटरेस्ट इनकम सही कर ली, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी सही कर ली, तो एक ही एंट्री में आपके सारे मसाइल हल हो गए। सिंपल तरीका है, जो होना चाहिए जो हुआ हुआ है उसको एक एक को कंपेयर करो, एंट्री पार करते रहो, खुद ही बैलेंस हो जाएगा। क्लैरिटी है? 3 एंट्री बनाते तब भी पूरे नंबर मिलते, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं 3 एंट्री का वैसे आपको तस्करा कर लेता हूं, क्या क्या करते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, ये हो जाता। फिर आप जब इनकम की कैलकुलेशन करते तो इनकम की, ये जो मार्कअप इनकम है, इसकी एंट्री आप ये बनाते इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट इन्वेस्टमेंट डेबिट, क्योंकि इसकी अमोर्टाइजेशन कहां पार्क होती, इन्वेस्टमेंट में। फिर फेयर वैल्यू गेन की एंट्री बनाते, फेयर वैल्यू लॉस डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। कितनी एंट्री बनती, 3, बट अल्लाह की कसम आंसर सेम आता। बात क्लियर है? अपनी इन्वेस्टमेंट की मूवमेंट को ट्रैक कर लो ना, खुद समझ आएगा। कर भी लेते हैं ताकि आप लोग एक पेज पे आ जाओ। एंट्री 1 कलेक्टिंग की, जो अलग अलग बच्चे बना रहे हैं, मतलब मेरे ख्याल से क्यूमुलेटिव ज़्यादा आसान होती है, पूरा ट्रैक रहता है कि कौन कौन सी चीज़ें सही की हैं, पर अगेन हम बना लेते हैं। मैंने ये कहा ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस को आपने क्रेडिट कर दिया, कितने से, अमाउंट कितनी है, 2 से। इन्वेस्टमेंट को आपने इंक्रीज कर दिया 2 से। फिर आप एंट्री नंबर 2 बनाए, इन्वेस्टमेंट होती डेबिट और इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि इनकम की अमोर्टाइजेशन है, आपको फायदा है, तो कितने से होता वो, 0.9 से। अच्छा एक और एंट्री नंबर 3 बनती, फेयर वैल्यू गेन का और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, कितने से,
खाली एक रिक्वेस्ट है आपसे मेरी कि आप 2 लिखें, कैलकुलेटर पे 2 लिखें, 2 प्लस करें, मतलब 2 प्लस 0.9, 2.9 हो गया, सही है। 2.9 में से माइनस कर दें 4, 1.1। तो हमने भी तो यही किया ना, एक ही साथ एंट्री बना दी 1.1 की, तो 3 एंट्रियों का क्यूमुलेटिव इंपैक्ट भी 1.1 है। और बाकी आपके सामने ये देखें, ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2 रुपए से कम हो रही है, हमने भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को 2 रुपए से कम किया हुआ है। इंटरेस्ट इनकम 0.9 से बुक हो रही है, हमने भी इंटरेस्ट इनकम को 0.9 से बुक किया हुआ है। और हमारी जो फेयर वैल्यू गेन है वो कितने से रिवर्स हो रहा है, तो हमने भी देखो यहां पे 4 से रिवर्स किया। तो 3 एंट्रियों का क्यूमुलेटिव इंपैक्ट भी यही है, मतलब जस्ट फॉर द सेक के किसी ने अगर अलग अलग बनाई है तो वो भी अलाइन हो जाएगा। क्लैरिटी है, पक्की बात है। चलें अब आप अपने पास हेडिंग डालें, इशूअर अकाउंटिंग विद फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, इशूअर अकाउंटिंग विद फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। ऑनलाइन वालों यहां तक कोई मसला, आदिल जानी क्लियर है? हाँ जी, एहतसाम, अली और सारे बच्चे। चलें, हमने ये कहा इशूअर अकाउंटिंग विद फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। अच्छा, पहले ये शुरू करने से पहले जरा एक हल्का सा रिवीजन। मुझे बताओ, आप लोगों ने डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टर के केस से क्लासिफिकेशन सीखी हुई है? अमोर्टाइज कॉस्ट पे कब आता हूं? होल्ड टू कलेक्ट सोली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट। होल्ड टू कलेक्ट कि मेरा मकसद ये है कि मैंने होल्ड किया हुआ है, रखा हुआ है प्रिंसिपल और सूद कमाने के लिए, दैट्स इट, कहानी खत्म, आखिर तक जाएगा। फिर हम आए थे होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल, ओसीआई, यानी मैं रखा हुआ कलेक्शन के लिए ही है, पर कभी अगर नीड हुई तो बेच दूंगा, तो है भी लॉन्ग टर्म, तो आपको फेयर वैल्यू मॉनिटर करनी पड़ेगी क्योंकि आपने कभी तो बेचना है। तीसरा हेल्ड फॉर सेल, फेयर वैल्यू थ्रू कोई अमोर्टाइजेशन होती थी नहीं, क्योंकि आपको पीरियड पता नहीं है। ये बात हो गई इन्वेस्टर की। कल हमने शुरू किया था इशूअर। इशूअर के केस के अंदर आप लोगों ने अमोर्टाइज कॉस्ट सीख लिया था, और अब जरा उसको भी खुलासा करते हैं ना। इशूअर अपनी इशूड सिक्योरिटीज को अमोर्टाइज कॉस्ट पे तब रखता है जब उसको पता है कि आज जो मैंने लोगों से पैसे लिए हैं, क्योंकि इशूअर तो पैसे ले रहा है, वो मैं पैसे 3 साल बाद ही वापस दूंगा। सूद जो इंटरेस्ट है वो हर साल, प्रिंसिपल 3 साल, सोली प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वापस करूंगा, कहानी खत्म। तो तभी इशूअर किस मॉडल पे आया था? अमोर्टाइज कॉस्ट पे। अब एक नई चीज आ गई है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। मैंने कहा भाई यहां कब आएंगे इशूअर साहब? तो बोला गया कि इशूअर इस मॉडल को अडॉप्ट तब करेगा जब वो कभी भी अपनी लायबिलिटी सेटल कर देगा। सही, यहां पे लिख भी लेते हैं, जब कभी भी इशूअर अपनी लायबिलिटी हाँ जी, नहीं, डेट कोवेनेंट तो ये वो वाली बात नहीं है, आप ऑडिट से मिक्स कर रहे हैं। देखो, डेट कोवेनेंट्स जो ब्रीच होंगे ना, तो वो तो मजबूरी में करना पड़ेगा उसको। अगर मैं आपको समझा पाया, वो तो मजबूरी में देना पड़ेगा, ये तो विलिंगली कर रहा है। देखिए वापस से, आज मैंने आवाम से पैसे लिए, आवाम से मतलब इक्विटी के मद में नहीं लिए, मैंने बोला आज मैं 50,000 डिबेंचर इशू कर रहा हूँ। सही जी, आप सब मुझे पैसे दे दें। तो आपने कहा भाई 5,000 एक डिबेंचर लिए, 10,000 एक ने लिए, 15,000 एक ले नहीं है, 10,000 एक ले लिए, 10,000 एक ने लिए, 5 लोगों ने मेरे डिबेंचर परचेज कर लिए। आप लोग कौन हो गए इन डिबेंचर्स में इन्वेस्टर? मैं कौन हो गया? मुझे हर एक डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना है जो एग्री हुआ है। अच्छा, मेरी नीयत ये है, मैं इशूअर हूं, मेरी नीयत ये है कि यार मैंने ये 3 साल तक इनको इंटरेस्ट देना है और वापस इसके पैसे करने, कहानी खत्म। तो मैं कौन से मॉडल पे गया था? अमोर्टाइज कॉस्ट पे। इशूअर सोच रहा है, अच्छा अगर इन्वेस्टर बेचना चाहे नहीं बेच सकता तो मेरे पास आके पैसे वापस लेगा या किसी और को डिगा देगा?
किसी और को टिका देगा जिसको इन्वेस्ट करना होगा, तो मैं कूपन उसकी बजाय किसी और को दूंगा, तो वो भी पाबंद नहीं है, वो भी किसी को टिका देगा, मेरी ऑब्लिगेशन 3 साल तक चलेगी। अच्छा, अब इशूअर ही खुद कह रहा है कि मैंने 3 साल के लिए तो इशू किया है, बट हो सकता है बीच में मेरा हिसाब किताब हो, मैं कभी भी सेटल कर दूंगा। मैं अल्फाज क्या है, कभी भी सेटल कर दूंगा, सही है, हाँ लिक्विडिटी नीड्स है, मैं कभी भी सेटल करूंगा। तो इस केस में कहा गया फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे आ जाओ। किसको कहा गया? इशूअर को। अब दिमाग में कॉन्सेप्ट ही चल रहा होता है इशूअर कैसे सेटल कर सकता है, सवाल है ना, इशूअर कैसे सेटल कर सकता है। इन्वेस्टर का तो समझ आता है, और उसको भी प्रैक्टिकलिटी से लिंक करते हैं। इशूअर ऐसे सेटल कर सकता है कि लेट से आज मैंने लोन लिया ना आप लोगों से 50,000 डिबेंचर इशू करके, आ गया लोन मेरे पास, मेरे पास एक फाइनेंशियल लायबिलिटी आ गई, कैश आ गया, मैं आप लोगों को क्या दे रहा हूं उस पर? इंटरेस्ट। होता क्या है, अब मेरे पास अच्छा खासा हिसाब किताब आ गया, पैसे आ गए, मैंने प्रोजेक्ट चला दिया, पैसे आ गए, मुझे सेटल करना जो मेरी नीयत भी थी। मैं ब्रोकर को बोलूंगा कोई ऐसी कंपनी ढूंढ जिसको लोन चाहिए। ये बड़ी अहम बात है, सुनना लाजमी है। मैं हूं कंपनी ए, सही है जी, कंपनी ए इस केस में है इशूअर। कितने डिबेंचर इशू किए हैं? 50,000। कंपनी ए जाके ब्रोकर को कहती है कि भाई अब मुझे ये लोन खत्म करना है। तो ब्रोकर कह रहा है कि भाई जिससे तुमने लोन लिया हुआ वो खत्म ही नहीं करना चाह रहे, वो तो बोल रहे हैं हम आखिर तक रखेंगे। तो इशूअर कह रहा है अच्छा वो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पर रख रहे हैं। उसने बोला हाँ भाई रख रहे होंगे, मुझे क्या बता रहे हो, वो रख रहे होंगे अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे। आपकी लायबिलिटी अब सेटल करनी है, यानी भाई आप इन्वेस्टर के पास गए वापस, उसने बोला भाई एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 3 साल से पहले मुझे वापस नहीं करना, तो अब इशूअर तो फंस गया। इशूअर ब्रोकर को कहता है यार जाओ एक ऐसी कंपनी ढूंढो जिसको, प्लीज फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, जिसको पैसे चाहिए, जिसको पैसे चाहिए। अच्छा, वो ढूंढ के लाता है कंपनी बी, और हम यहां पे लिख रहे हैं ये है इन नीड ऑफ फंड्स, इन नीड ऑफ फंड्स। अच्छा भाई, अब ब्रोकर कंपनी बी के पास जाता है, यार वो कहता है कि तुम्हें अगर डिबेंचर इशू करना है इतनी लंबी क्यों कर रहे हो, इतनी कागजी कार्रवाई करोगे, सब हुआ हुआ है। एक कंपनी है जिसने ऑलरेडी इशू किए हुए, तुम एक काम करो, सिंपल काम करो, तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, किसको पैसे चाहिए अब? ये कंपनी ये क्या करेगी, कैश करेगी क्रेडिट। यहां पे बनाते हैं, ये इतना टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, तुम्हारी सोच है, पर अगर तुम्हें ये कहानी समझ आ गई ना, गेम ऑन हो जाएगी। कंपनी ए करेगी कैश को क्रेडिट और डिबेंचर पेबल डेबिट। इसने अपनी लायबिलिटी खत्म कर दी और किसको बेच दी? अच्छा, तो इन्वेस्टर का तो नुकसान हो गया, लायबिलिटी वाला बंदा चेंज हो गया, अब वो जाने और वो जाने। अब इन्वेस्टर बोलेगा यार ये तो मेरे पैसे डूबने का खर्चा है, नहीं है ना, सेम रेटिंग वाली कंपनी होगी, सेम सिक्योरिटी होगी, इसके भी एसेट्स गिरवी होंगे, तो वो तो सेफ है। क्या इन्वेस्टर का रिटर्न चेंज हो गया या वही फिक्स है? खाली लायबिलिटी होल्डर चेंज हो गया। सीधी सी बात है यार, वो ब्रोकर कह रहा है कंपनी बी को तू इतनी लंबी करेगा, लोगों में जाएगा, लोग तेरी सुनेंगे, फिर तुझे पैसे देंगे, पैसे रेडी हैं, तू बोल तुझे मिल जाएंगे, लायबिलिटी अपने सर पे ले ले। तो अज्यूम करो अगर कंपनी ए इन्वेस्टर्स को ही पैसे वापस कर दी तब भी एंट्री बनाती, पर क्या अभी वो इन्वेस्टर को पैसे वापस कर रही है, किसी और को पैसे दे रही है? किसी और को पैसे देके बोल रही है मेरी लायबिलिटी खत्म, अब तुम जानो और वो जाने, मैं आगे से सूद नहीं पे करूंगा। बात समझ आती है? इसलिए कहा गया, प्लीज फोकस होकर सुनना, इसलिए कहा गया कि जब ऐसी नीयत हो ना डेट होल्डर की, डेट होल्डर मतलब जो इशूअर है, तो उसको कहा गया कि भाई आप अपनी लायबिलिटी को उस वैल्यू पे रखो जितने पे अल्टीमेटली सेटल होगी। बात समझ आ रही है? जितने पे अल्टीमेटली, जैसे फेयर वैल्यू तो पीएनएल इन्वेस्टर रखता है, कभी भी बेचेगा वो बोलता है किस पे रखो, फेयर वैल्यू पे। यहां पे इसको क्या कहा, किस पे रखो, फेयर वैल्यू पे। कभी भी सेटल करना है,
कभी भी सेटल करना है। पहले बताओ यहां तक बात समझ आती है? चलें जी, अब यहां पे ऊपर लिखती हैं कि कंपनी बी ही अब इंटरेस्ट देगी इन्वेस्टर को। क्या वो सही कह रही हैं कि अब हमारी कहानी यहां से खत्म हो जाएगी? अब कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? कंपनी बी और इन्वेस्टर्स, वो आपस में जाने जी। इस केस में मुझे क्या फायदा होगा? कंपनी ए को, कंपनी ए को फायदा ये होगा कि फ्यूचर का इंटरेस्ट मेरे पे नहीं आएगा। प्रीमियम किस पे सेल कर सकती है? नहीं, आपने सोचा गलत ना। इशूअर अगर प्रीमियम पे सेल करेगा तो इस भंगी को पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। आप मेरी बात समझें, सुन तो लें। आप प्रीमियम का अल्फाज गलत यूज कर रहे हैं ना। आप कॉन्सेप्ट इन्वेस्टर का डाल रहे हैं और नुकसान इशूअर का बता रहे हैं। अब अगर मैं लायबिलिटी में जितना भी प्रीमियम डालूंगा ना तो मुझे पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। नहीं समझे तुम बात? मैं अगर 100 रुपए की फेस वैल्यू है, मैं बोलूं 10 रुपए का प्रीमियम हो गया है, तो मुझे अपनी लायबिलिटी चुकाने के लिए सामने वाले को पैसे कितने देने पड़ेंगे? 110। तो मेरी जेब से पैसे जाएंगे ज्यादा, हालांकि हमने लोगों से लिए होंगे कम। प्रीमियम तो उसका नुकसान है। अलबत्ता ये हो सकता है कि कंपनी बी, अब कंपनी ए को मजबूरी हो बेचने की, तो कंपनी बी को कन्विंस करने के लिए कंपनी ए क्या बोलेगी? या प्रीमियम पे ले जानी, लायबिलिटी खत्म कर आज। क्यों? उसको फ्यूचर का इंटरेस्ट नहीं पालना, खत्म कहानी। पर व्हाटसोएवर द केसेस, यार हमारा मकसद क्या है? लायबिलिटी खत्म करना। अब वो जेन्युइन खत्म हो रही है, ज्यादा पे खत्म हो रही है, वो फेयर वैल्यू है उसकी। अब इसको और अच्छे कॉन्टेक्स्ट में देखो। न्यू डिवेंचर सर्टिफिकेट बनेगा। नहीं भाई, क्या हो गया? जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ए और इन्वेस्टर के बीच में था, अब कंपनी ए का नाम हटके उसको हम कहते हैं अमेंडमेंट टू एग्रीमेंट। एक अमेंडमेंट हो जाएगी, सारी कागजी कार्रवाई किसके नाम पे आ जाएगी? इन्वेस्टर को पंचायत नहीं है। इन्फॉर्म कैसे करेंगे? उसको लेटर लिखेंगे। एजीएम में नहीं, एजीएम थोड़ी ना बुलाएंगे उनके लिए। उनको जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनको बता देते हैं कि भाई वी आर सेटलिंग दिस लायबिलिटी आइदर इफ यू वांट टू इनकैश योर इन्वेस्टमेंट फाइन इनफ, अदरवाइज वी आर ट्रांसफरिंग दिस टू एनी अदर पर्सन। ऑप्शन तो देते हैं ना कि भाई हमसे ले लो, अच्छी बात है। हमसे नहीं लेते, मैं किसी और को चिपका रहा हूँ, और किसी और को भी ऐसे बंदे को चिपका रहा हूँ जिसको पैसे की नीड है, तो वो लोगों से रेस करे, मुझसे ले ले। मैंने भी तो उधार ही लिया हुआ है ना, मैं भी लोगों को दे रहा हूँ। मैं अपना उधार उठा के किसको चिपका दूं? किसी और को। वो जाने, वो जाने। लायबिलिटी सेटल करने में मेरी जेब से तो पैसा जाना ही है। अब उस इन्वेस्टर की जेब में जाए या किसी और की जेब में जाए, इन्वेस्टर की जेब में जाएगा उसकी इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी। दूसरे इशूअर की जेब में जाएगा तो उसकी लायबिलिटी आ जाएगी, और मेरी लायबिलिटी अल्टीमेटली, मुझे अपनी लायबिलिटी सेटल करने के लिए या तो इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट को खत्म करना होगा या दूसरे की लायबिलिटी बढ़ानी होगी। अगर मैं अपनी लायबिलिटी को क्या करना चाहता हूं? खत्म करना चाहता हूं। क्लैरिटी है? बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे इनकम होल्डर चेंज होता है, वैसे इन्वेस्टर के केस में बिल्कुल ऐसा ही है। क्या इन्वेस्टर में इशूअर सेम है, इन्वेस्टर चेंज हो सकता है? भाई अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है और आप चाह रहे हो मैं एग्जिट करना चाहता हूँ, इशूअर के पास गया, इशूअर को बोले यार रिडीम कर दे, बोलेगा निकल यहाँ से। मैं क्यों करूँ भाई? मैंने कितने साल के लिए पैसे लिए हैं? 3 साल के लिए लिए हैं। तो अब आप क्या बेच नहीं सकते इन्वेस्टमेंट? किसको? किसी और को, जिसको 2 सालों का रिटर्न चाहिए हो। 1 साल तो हो चुका है, बेच दें किसी और को। तो क्या इशूअर आपको मना कर रहा था? अब देखो 2 पॉसिबिलिटीज है ना। इन्वेस्टर या तो इशूअर के पास जाके बोलेगा खत्म कर, या इशूअर इन्वेस्टर के पास जाके बोलेगा खत्म कर। दोनों नहीं मारेंगे तो उसके पास भी ऑप्शन है, उसके पास भी ऑप्शन है। बात क्लियर है? दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। क्लियर हो गया जी? जी तो करंट लायबिलिटी में आएगा। देखो आपने IS1 अगर पढ़ा हो ना, IS1 खैर आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है तमीज से, अभी FAR2 में पढ़ाऊंगा ना मैं, इसलिए सुने। IS1 ये कहता है कि आपकी जो ऑन डिमांड लायबिलिटीज होती है ना, आप कयामत तक रखें, वो आती करंट में। कौन सी लायबिलिटीज? एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने अपने बेटे कबीर को स्कूल में डलवाया, BV अकेडमी, बेव्यू अकेडमी, मतलब बड़ा टॉप नॉच स्कूल है, बी का नाम उससे भी ऊपर का। मैं उसको ऑडिटर भी हूँ, सही है ना? अब मुझे पता है सारी चीजें उसकी, सुने, मैं उसको ऑडिटर भी हूँ। अब हुआ ये कि उसका कबीर का एडमिशन हो गया लेट। अब मेरे को बाद में ख्याल आया कि यार वो तो उसकी अभी वो हो जाएगा 2.5 साल का जून में, तो मुझे एडमिशन लेना था। जनवरी में फिक्स हो जाती है सीट वहाँ पे।
2.5 साल में मैं करा रहा हूँ ना अपने बेटे का, मेरे को उसको स्पीड में ACCA वगैरह करा के जो भी वो करना चाहे व्हाट्सोएवर, स्कूलिंग के बाद भी या स्कूलिंग से पहले ही मैं ACCA शुरू करा दूंगा, अलाउड होता है। तो खैर वो उसका मेरा अपना प्लान है उसके लिए। खैर एनीवेज, जब मैंने उसके स्कूल की एडमिशन की बात की तो वहाँ की प्रिंसिपल ने कहा कि यार सीट्स आर फुल। तो मैंने कहा ऑडिट करा लें आप पे। हमने बता दी रिपोर्ट, हमने बोला अब आओ तुम्हें बताते हैं ऑडिट क्या होता है। निकाल दिए मैंने 15-10 मसले। उसने बोला आपका बेटा कहाँ है? मैं कहा घर पे। मैं इस्लामाबाद में था, मैंने अपनी बेगम को कहा जाओ जल्दी से इंटरव्यू है। मैंने कहा आपका मैं प्रोसेस हिंडर नहीं करूँगा, मेरे बेटे की असेसमेंट होगी, आप उससे खेलें, उससे पूछें, जो भी है वो आपको जवाब देगा, अपॉर्चुनिटी शुड बी देयर। लिया, एडमिशन हो गया। आगे सुने, शुरू में जमा कराना होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, सही है। सिक्योरिटी डिपॉजिट वो लोग पहले नॉन करंट में दिखाते थे, सही है। वो कहानी सुनाने का मकसद ये है ना कि वो लोग नॉन करंट में दिखाते थे। अच्छा, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है कि भाई अगर कोई तोड़ फोड़ होती है, कोई मसला होता है तो उसमें से पैसे कटेंगे। हर जो स्कूल है वो लेता है, वो सीधी सी बात है। मैंने उनको कहा इसको आप करंट में लेके आए, तो वहाँ की डायरेक्टर कहती है, जिससे मेरी बात हो रही थी, कि भाई ये तो लॉन्ग टर्म में पता नहीं कब जाएगा। मैंने कहा आपको नहीं पता ना कब जाएगा, ऑन डिमांड है। ऑन डिमांड का मतलब है कभी भी आपने देना है। ऑन डिमांड का मतलब क्या है? तो मैंने कहा ऐसे तो इतने स्टूडेंट्स हैं जो पहली क्लास से लेकर 10वीं तक आपके पास हैं, तो फर्स्ट से लेकर 10th तक अगर आपके पास है, ए लेवल्स भी आपके पास कर रहे हैं, तो मैं तो ये नहीं कह रहा कि वो लॉन्ग टर्म में नहीं रुक रहे हैं, पर ऑन डिमांड लायबिलिटी है, चांसेस। मैंने कहा आप पता लगा सकते हो सामने वाला कब करेगा इसको इन कैश? नहीं। तो ऑन डिमांड लायबिलिटी शुड बी प्रेजेंटेड एज अ करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। तो उसको ऐसे समझाना पड़ता है ऑडिट में, बात समझिए। तो अब मेरे बेटे का भी सिक्योरिटी डिपॉजिट आ रहा है वहाँ पे, मैंने कहा करंट में आ रहा है, कभी भी निकाल सकता हूँ, सही है। तो क्या समझने की बात यह है कि इंटेंशन बेस होता है। तो ये ऑन डिमांड है ना, कभी भी सेटल कर सकता हूँ। तो इस लायबिलिटी को तुम लोग मुझे बताओगे करंट में रखूँ, नॉन करंट में? करंट में। सेम इज द केस। चलो तुम मुझे बताओ, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट को अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखा हुआ है, करंट में रखूँ, नॉन करंट में? व्हाई नॉन करंट? आपको पता है, आपको पता है 3 साल तक जाएगा। अच्छा, फेयर वैल्यू टू P&L हो तो इन्वेस्टमेंट क्यों करंट? पता ही नहीं है, तो 3 साल नहीं रख सकता मैं? रख सकता हूं। नियत, इंटेंशन, बात समझ आ रही है? आई होप अब आपको करंट नॉन करंट का मामला सेटल हो गया है, सही है जी। चलें, ये एग्जांपल सिर्फ इसलिए दी था कि आई विल मेक यू अंडरस्टैंड के व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एंड नॉन करंट। चलो एक और एग्जांपल देते हैं, जब ऑडिट की बात खुली है। इन्वेंट्री है, सही है जी। इन्वेंट्री हो सकता है 1 साल से फंसी हुई हो, क्यों रखते हो करंट एसेट में? कभी भी सेल हो सकती है, ट्रेडिंग एसेट है, सही है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का एसेट है। कैश पड़ा हुआ है, सही है, पड़ा हुआ है, मतलब 2-2 साल मौजूद होता है, क्यों करा हुआ है? लिक्विड एसेट है, एनी टाइम आई कैन यूज इट, बिजनेस कैश है, सही है जी। तो वो अभी हम IAS 1 में आएंगे तो वो पूरी कहानी सिखाऊंगा, कुछ बातें अभी यहाँ की हैं मैंने, सही है। चलें, हमने कहा भाई ये बात समझ आती है। अच्छा, एक और चीज, लायबिलिटी की मूवमेंट्स की बात करते हैं। मैंने ये कहा मैं हूं इशूअर, प्लीज सुनिएगा, ये तुम लोगों को ये बड़ा अहम है, आगे ये बड़ा काम आना है। इशूअर हो गया, ये आ गया हमारा इन्वेस्टर। अच्छा भाई, इशूअर ने जब इशू किया था तो कूपन चल रहा था 15%, तो इसके लिए इसका बेसिक रिटर्न कह रहा हूं, बेसिक रिटर्न भी कितना? IRR कैन वेरी, वो हमें पता है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, प्रीमियम, डिस्काउंट, वो सब हो सकता है। बेसिक रिटर्न कितना है? 15%। अच्छा, मुझे पता लगा, सोच के बताना अभी, आफ्टर 1 ईयर जो मार्केट रेट्स हैं वो हो गए 13%। सोच के बताना, सुकून से, जल्दबाजी नहीं करना। इस डेट सिक्योरिटी की वैल्यू ऊपर जाएगी या नीचे आएगी? नहीं, वैसे डेट सिक्योरिटी की वैल्यू ऊपर जाएगी। मैंने इशूअर इन्वेस्टर बोला, मैंने क्या बोला? MCQs में भी यही अल्फाज का ख्याल रखना है आपने। डेट सिक्योरिटी की वैल्यू क्या होगी? ऊपर जाएगी, क्योंकि मार्केट रिटर्न कितना दे रही है, तो एहतसाम गलत, नीचे नहीं आएगी वैल्यू, ऊपर जाएगी। भाई खुद देखो ना यार, मार्केट 13% दे रही है
आपकी सिक्योरिटी कितना दे रही है, तो आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू मार्केट के अंदर ज्यादा होगी, कोई भी बंदा प्रीमियम देके खरीदने को तैयार होगा। बात क्लियर है? बेसिक उसूल सिखाया था कुछ क्लासेस पहले, सीरियस लेते तो आज सही जवाब देते हैं, आज सही दे रहे हैं। आप लोग दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे, सही है इधर। हाँ बिल्कुल, अब आगे सुने, आगे सुने। अब मैंने कहा, अब बात करते हैं इन्वेस्टर और इशूअर की। अब थोड़ा सा इसमें हम दोनों का हिसाब किताब डालते हैं ना। मैंने ये कहा कि अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूं तो मेरे ख्याल से इस केस में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा होगी कम होगी? सोच के बताओ। नहीं, कंफर्मेशन से बोलना है, धड़ल्ले से बोलना है, कन्विक्शन के साथ। ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा होगी। बस सीधी सी बात है, घबराने का क्या, बोलो भाई ज्यादा होगी, फायदा है। चलें, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी। इशूअर लायबिलिटी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। हाँ जी, लायबिलिटी वैल्यू क्या होगी भाई? आदिल कह रहे हैं ज्यादा होगी, वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो, ज्यादा होगी। पर एट द एंड उसके लिए इनकम है, उसके लिए एक्सपेंस है। बात समझ आई? तो दिस इज, आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि मार्केट रेट्स चेंज होने से लायबिलिटी की वैल्यू ज्यादा हो सकती है। ऐसा है, लायबिलिटी की वैल्यू ज्यादा हो सकती है। तो जब लायबिलिटी की वैल्यू आपके सामने ज्यादा होगी तो आपको सेटल करने के लिए पैसे देने होंगे ज्यादा। क्यों? अब इसकी लॉजिक लगाते हैं। आप किसी और के पास बेचने जाओगे ना, होगी ना कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं सेम तो होगी मेरे भाई, पर एसेट के लिए अलग सोचोगे, लायबिलिटी के लिए अलग सोचोगे। उसको यूं सोचो ना, किसी को सेटल करने जाओगे, वो बोलेगा भाई मैं तेरे से लायबिलिटी खरीदूं, मैं खुद इशू कर लेता हूं 13% पे। नहीं है ये बात समझ? मैं अगर आज नई अवाम को इशू करूंगा रेदर देन मैं उससे खरीदूं, तो मुझे सूद कितना देना पड़ेगा? 13%। एग्रीड? अगर उससे खरीदूंगा तो 15%। तो जिसको मैं लायबिलिटी चिपकाऊंगा ना, वो बोलेगा भाई मुझे पैसे ज्यादा दे। नहीं है ये बात समझ? तो ये अदर वे अराउंड है सोचने का, कि वो बोलेगा ना भाई, दूसरा इशू है, बोलेगा मुझे पैसे ज्यादा दे यार, मुझे आगे चुकाने ज्यादा है, क्योंकि तुम्हारी लायबिलिटी की वैल्यू क्या है, तो लायबिलिटी सेटल भी ज्यादा पे होगी। और उसकी लॉजिक के पीछे कि मुझे सूद जो पे करना है वो ज्यादा करना है, तो मैं बोलूंगा भाई मुझे पे ज्यादा पैसे दे आज, क्योंकि तुम्हारी लायबिलिटी की वैल्यू, जैसे उसके लिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा है, मेरे लिए लायबिलिटी की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। तो इसीलिए तो उस इशूअर को, जो करंट इशूअर है, उसको नुकसान होगा। वो ज्यादा पैसे दे के अपनी लायबिलिटी को खत्म करेगा। अगर इफ ही इंटेंड्स टू डू सो, वो कर ले, क्योंकि उसको आगे इंटरेस्ट पे नहीं करना। पहले बताओ, वो इशूअर, लायबिलिटी और इन्वेस्टर का गेम समझ आ रहा है कि हाउ द मार्केट चेंजेस, कैसे पेमेंट्स होती हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं दैट विल मेक देम टू सेटल देयर लायबिलिटी। क्लियर है? आज ही कब? स्पेसिफाई द डेट। कर ले। नहीं देखिए, हम कोई नहीं होते कहने वाले, मार्केट क्रैश हो गई, इंटरेस्ट रेट ऊपर चलेगा, एक महीने में लायबिलिटी दुनिया बदल जाती है। हम ये क्यों डिसाइड कर रहे हैं? हम होते कौन ये डिसाइड करने वाले? एक महीने में लायबिलिटी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। बिल्कुल हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट में रेट्स क्या चल रहे हैं। गवर्नमेंट उठे अचानक से बोले भाई रेट 22% हो गया, खत्म, दैट्स इट, वी आर नो वन टू कंक्लूड। आप सिर्फ इतना याद रखें, वैल्यू ऊपर जाती है, नीचे आती है, अकाउंटिंग क्या होती है वो तो मैं बेसिक बताता हूँ, आप लोग बता के निकल जाते हो, फिर आपको लाना पड़ता है वापस कि भाईजान अकाउंटिंग सीख रहे हैं, बिजनेस नहीं सीख रहे। बिजनेस सीखेंगे ओवर द पीरियड, पर एक महीने में क्या होगा, इससे मेरा क्या जाता है? जो हो रहा है उसकी अकाउंटिंग मुझे आनी चाहिए। वैल्यू ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, मैंने इतना भी बता दिया, वैल्यू ऊपर नीचे क्यों जाती है, लायबिलिटी सेटल कैसे होती है, इवन तो सामने वाला सेटल करने को तैयार नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स मैंने बता दिए जो कि काफी हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। क्लैरिटी है? चलिए जी, एग्रीमेंट में कोपोन डिसाइड हुआ होगा? नहीं बेटा, वो कान में जाके बोलेगा उसके, मतलब जाहिर सी बात है, कहाँ डिसाइड होगा एग्रीमेंट, मतलब कोपोन वहीं डिसाइड होगा ना। अभी इतनी पूरे खत्म होने वाला है, IFRS बोला एग्रीमेंट में कोपोन होगा नहीं होगा। तो ये क्या लिखा हुआ था भाई, सुबह से जो सवालात कर रहे हैं हम,
कैसी बातें कर रहा है यार आदिल? सब प्रिंसिपल तो सेम ही पे करेंगे ना, इशू है बाकी इंटरेस्ट में चेंजेस आएंगी ना 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 ना, फेस वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना। जो ऊपर के पैसे हैं ना वो फेयर वैल्यू प्रीमियम है, वो सेटल करने के लिए जेब से पे करना पड़ेगा। चलो आज यूं सोच लो ना, तीसरी पार्टी को हटाई दो जिंदगी से, इन्वेस्टर आके खुद बोले पैसे इनकैश करता है, मैं बोलता हूं हाँ कर रहा हूं, कितने पे सेटल होगा? कम पे या ज्यादा पे? उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या थी? ज्यादा थी। तो आज मुझे उसको कन्विंस करना है खत्म करने के लिए, मैं ज्यादा पैसे दूंगा ना, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट के मुकाबले में। तो दिस इज एज गुड एज यार कि मैं तीसरे बंदे के पास नहीं जा रहा, मैं उसी से सेटलमेंट कर रहा हूं। तो वो जो उसी से सेटलमेंट करूंगा तो उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा है ना। वो बोलेगा भाई 100 रुपए की फेस वैल्यू थी, आज 105 चल रही है वैल्यू। क्यों? क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या है? कम है। या तो मुझे तुम सूद देते रहो 3 साल, या तो आज खत्म करते हैं कहानी, पर खत्म होगी 100 पे 105 पे। उसका फायदा, इसका नुकसान, उसको यूं देख लो। सही है जी। किसके बाद हो गई? नहीं, किस में पहले तय हुआ है? नहीं, पहले से एग्रीमेंट में तय हुआ है रिडेम्पशन एट पार होगी। आगे नहीं नहीं, क्या बात कर ली है आप? रिडेम्पशन पे पहुंच गए हो? मेरा सवाल है आपसे, रिडेम्पशन पे पहुंच गए हो? कब पहुंचोगे? 3 साल बाद। बात कब हो रही है? 2 साल पहले की। आज क्या सूरत हाल चल रही है? तो मैंने तुम्हें बचपन से सिखाया, मैं चिल्ला चिल्ला के मर गया, आखिर में कोई गेन नहीं होता, आखिर में कोई पोटेंशियल नहीं होता। तो ये क्या बताया था शुरू से मैंने? ये सारी कहानी। हाँ, आखिरी दिन पे जाकर तुम बोलो प्रीमियम पे सेटल करो, गुद्दी पे चमाट मार के भगाएगा, कॉन्ट्रैक्ट में खत्म। ये सारी कहानी कब की है? पहले की। व्हेन यू रीच टू मैच्योरिटी देयर इज नो पोटेंशियल। तो अब मुझे एक बात बताओ, तुमने बात ऐसी की है, मुझे ऐसी आ रही है क्यों? सुनो, कहने का मतलब ये है, मैं क्लोजिंग पे जाके, मैच्योरिटी पे जाके तीसरे बंदे को बेचूंगा, मैं उसको ही दे दूंगा पैसे। मेरी जान देखो, अगर मैं क्लोजिंग पे पहुंचा 3 साल हो गए, मैं पागल तो नहीं हूं, तीसरा इशूअर ढूंढूंगा। वो बोलूंगा भाई, वो भी बोलेगा चरस लगा के आया, मुझे पैसे दे रहा है, उसी को दे दे, मैं उसको दूं, वो उसको दे। मैं आपका सवाल समझिए, आप कह रहे हैं डिसाइड होता है पार पे, तो प्रीमियम कैसे आ रहा है? तुम्हारा सवाल यही था ना। पर ये प्रीमियम रिडम्पशन पे आ रहा है या 2 साल पहले आ रहा है? तो मैंने तो आपको ये हमेशा सिखाया है कि ये सारे गेन्स लॉसेस कब तक होते हैं? मैच्योरिटी से पहले तक। तो ये वो वजहें थी तुम्हें सिखाने की कि तुम्हें समझ आए, गेम समझ आए कि मार्केट कैसे चलती है, क्लियरिटी है। अच्छा, अली कह रहे हैं रेट फ्लक्चुएट होने से प्रीमियम देना पड़ रहा है इन केस में। बिल्कुल ऐसा ही भाई, क्या ये सही कह रहे हैं? रेट फ्लक्चुएट होने से जो मार्केट में रेट्स कम हुए हैं, हमारी सिक्योरिटी का रेट ज्यादा है, तो मार्केट हमारी सिक्योरिटी को वैल्यू ज्यादा दे रही है। कोई भी बंदा उसको ज्यादा पे खरीदने को तैयार है। इन्वेस्टर का फायदा है, इशूअर का नुकसान इसलिए भी है क्योंकि आज वो अपनी लायबिलिटी खत्म करना चाहेगा तो वो ज्यादा पे करेगा या कम पे करेगा? उसका नुकसान है, उसका फायदा है। यानी क्लियर है बात? पक्की बात है। चलें जी, ओके। हमें ये समझ आ गई कि भाई इशूअर इन्वेस्टर का फायदा या नुकसान क्या है। अब ये बता दो कि इसकी अकाउंटिंग तो मैं शुरू करा दूं, क्लास कब तक है हमारी? 1:15 के 1? 1:15 के, फिर तो बहुत टाइम है। बस बस बस, फिर सही, मैं एक समझ रहा था, अब तो मसला ही नहीं है। आ जाओ। हमने कहा वसीम लिमिटेड इशूड 15,000 बॉन्ड्स। तला जावेद कह रहे हैं कि सर इशूअर की क्रेडिट रेटिंग चेंज होने से भी इंपैक्ट आएगा। बिल्कुल आएगा, वो आगे लाते हैं हम उसको, उसका भी बताता हूं मैं। इधर वसीम लिमिटेड इशूड 15,000 बॉन्ड्स ऑन जनवरी 1, 2020 ऑफ रुपीज टू अली भाई लिमिटेड। अच्छा, हम कौन हो गए? इशूअर। एट अ प्रीमियम ऑफ कैरिंग अ रिटर्न ऑफ 13%। अच्छा, आखिर में देख लो पहले क्या लिखा हुआ है। वसीम लिमिटेड इंटेंशन इज टू सेटल दीज बॉन्ड्स व्हेन एवर, तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। भाई कभी भी दस्ती सेटल हो सकता है, यू शुड नो द फेयर वैल्यू। अच्छा, क्या कोई अमोर्टाइजेशन होगी? रीजन पीरियड नहीं पता ना, किस पे रखूं, क्या यारा निकालूं, समझ ही नहीं आएगी बात। तो यहां पे भी हिसाब किताब वही है, पर वो इन्वेस्टर था, ये इशूअर है। बेहतरीन। चलें, अब मुझे एक बात बताएं, यहां पे वो कह रहा है रिडम्पशन होगी 31 दिसंबर 2022 पे, यानी 20, 21, 22, 3 साल बाद। और ये देखो तुम्हारा कॉन्सेप्ट आ गया एटा, यानी आज मैं उससे जो पैसे ले रहा हूं उसको वापस करूंगा ज्यादा।
तुमने बता दिया तो मैं वाकई मान जाऊंगा कि तुम लोगों को कॉन्सेप्चुअली समझ आ गया है। आज मैंने उससे 104 लिए हैं, उसको वापस करूंगा तो क्या इशू है कि नुकसान है फायदा है? नुकसान है। क्यों? क्योंकि आज पैसे ले रहा है, आगे देगा ज्यादा। तो मुझे अब एक बात समझाने से मेरी समझने के लिए कि क्या अगर IRR होता, अगर मैं अमोर्टाइज कॉस्ट पर रखता है इसको, तो IRR मेरा 13% होता, इससे कम होता है, इससे ज्यादा होता? ज्यादा होता, क्योंकि अब आपने एडिशनल एक्सपेंस और बुक करना होता। कहां पहुंचने के लिए? 106 पे पहुंचने के लिए। बात समझ आई? क्योंकि आप शायद पूछ रहे थे ना मुझसे कैसे आखिर में प्रीमियम हो सकता है, तो ये कॉन्सेप्ट है कि हमने अच्छा जो आखिर में प्रीमियम होता है उसको आज अकाउंट फॉर करूंगा या IRR के जरिए होगा? आज वाली चीजें आज होंगी बस। तो यानी यहां पे भी इन लोगों ने सही बताया, तुम लोगों ने भी सही बताया कि अगर मैं ये तसव्वुर करूं, ये मैं अज्यूम करूं कि मैंने आज पैसे लिए हैं कम और मुझे आगे पैसे वापस करने हैं ज्यादा, तो मैं कुछ अमाउंट का एक्सपेंस ग्रेजुअली बुक करूंगा। यानी यूं ही समझ लो ना, जैसे डिसमेंटलिंग की बात की थी मैंने, आज पैसे मिले कम, वापस करने, तो वो लायबिलिटी ग्रो होती रहेगी। पर वो इसलिए ग्रो हो रही है क्योंकि जो तुम्हें फ्यूचर में प्रीमियम पे करना है उसका एक्सपेंस वन टाइम है या ओवर अ पीरियड, वो भी IRR के जरिए एम्बेड हो जाएगा। क्लैरिटी है? पक्की बात है। चलें अब इसको कर लेते हैं ना। मुझे बताएं इसके अंदर जो फेस वैल्यू है वो आ रही है 15,000 इंटू 100, कितना आ गया? 1.5 मिलियन। अच्छा, आपने क्या प्रीमियम लिया है? 4 पर बॉन्ड है, ये यही है ना? कितना आ गया? 60,000। अच्छा, ये आ गया आपका 15। अच्छा, ये क्या है इसकी? अच्छा, वैसे आप अगर पैसे ज्यादा लेते हैं और वापस कम करने होते हैं तो आपको फायदा होता है। आपकी कॉस्ट क्या हो जाती है? यहां पे उलट है, आपने पैसे लिए ज्यादा है पर वापस उससे भी ज्यादा करना है। तो लॉजिकल बात है ना कि आपका एडिशनल नुकसान है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है वो एक्चुअल 13% नहीं होगी उससे। पर मजे की बात ये है कि यहाँ पे यूज ही नहीं करना है यार, फेयर वैल्यू थ्रू P&L, बस ये बात याद रखनी है। अच्छा चलें, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है? ये रहा भाई 3%, देख लो भाई, बताओ आप। हाँ जी, तो ये 3% आप लगाएंगे 1560,000 पे, ऑलवेज एट फेयर वैल्यू 46। लेस किया है मैंने, लेस ही करेंगे ना, पैसे कम मिलेंगे। इन्वेस्टर तो नहीं है कि मुझे देने हैं, यहाँ पे मुझे कम मिलेंगे पैसे। कितना आ रहा है? 13,200। चलें जी सर, ये तो हो गया डे 1 का हिसाब किताब। डे 1 के ऊपर जो कि तारीख यहाँ पे आ रही है जनवरी 1, 2020, यहाँ पे एंट्री बनेगी, कैश हो जाएगा डेबिट 1513,200। कैश तो इतना ही आएगा ना। अच्छा, आपने कहा बॉन्ड पेएबल क्रेडिट हो जाएगा 15, यही है आपके सामने, देखें। फिर यहां पे 46,800। अच्छा, यहां पे लायबिलिटी को मैंने किस पे रिकॉर्ड किया है? फेयर वैल्यू पे। वैसे करता हूं फेयर वैल्यू लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। खुद सोचो, हाँ ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस है ना, रीजन है। आप मुझे एक बात बताएं, क्या आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट को अमोर्टाइज करना है? तो आप लायबिलिटी कम भी नहीं करें ना। ये नहीं बोलें कि आज मिले कम, वापस देने हैं ज़्यादा, क्योंकि आप तो डे 1 पे बोल रहे हैं ख़त्म, क्योंकि आपको कभी भी पता है कि बेच सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। क्लैरिटी है? और लायबिलिटी को फेयर वैल्यू पर रखना लाजमी है। और लायबिलिटी के अंदर जो प्रीमियम है, क्या उसको अमोर्टाइज करूंगा? नहीं, वो फेयर वैल्यू चेंजेस में खुद ही सेट होता रहेगा।
इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। चलें, तो पहले दिन की अकाउंटिंग समझ आती है। सिंपली यू नीड टू कैरी योर लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू। ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी? एक्सपेंस आउट। लायबिलिटी की फेयर वैल्यू के अंदर प्रीमियम ऑलरेडी शामिल है, जो भी चेंजेस होंगे मार्केट वैल्यू में एम्बेड हो जाएंगे, आपको कुछ अमोर्टाइज करने की नीड नहीं है। चलें, अब हमने ये कहा कि यहां पे ओपनिंग, इंटरेस्ट, कैश और क्लोजिंग। 2020 का अगर आप मुझे बताएं तो 2020 में जल्दी से अगर मैं लायबिलिटी लिखूं तो यहां पे 15, अच्छा इंटरेस्ट जो मैं बुक करूंगा 13% ऑन 1.5 मिलियन। सिंपल कूपन ना, क्योंकि अमोर्टाइजेशन तो कुछ भी नहीं करनी। कितना आ रहा है? 195,000। पैसे भी कितने आएंगे? 195,000। क्लोजिंग 15। देखो इसके अंदर प्रीमियम अभी भी मौजूद है 60,000 रुपये का, हमने तो अमोर्टाइज करना ही नहीं है। अब ये फेयर वैल्यू के हिसाब से खुद ही चेंज होता रहेगा और पीएनएल में जाता रहेगा। लायबिलिटी ऊपर जाएगी नुकसान हो जाएगा, लायबिलिटी नीचे आएगी फायदा हो जाएगा, प्रीमियम घूमता रहेगा जी। फेस वैल्यू पे, क्योंकि अगर फेयर वैल्यू पे लगाओगे तो प्रीमियम पे भी लग जाएगा, और प्रीमियम को इंक्लूड करके तब लगाना होता है जब आप कुछ अमोर्टाइज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे तो हमने आईआरआर निकाला ही नहीं है, क्योंकि हमें नीड ही नहीं है। सिंपल अकाउंटिंग होती है, याद करें हमने इन्वेस्टमेंट में भी किया ही है, हमने कुछ भी अमोर्टाइज नहीं किया था। तो मैं ये कह सकता हूँ सेफली कि क्लोजिंग के अंदर प्रीमियम भी शामिल है, अमोर्टाइज कुछ भी फेयर वैल्यू चेंजेस में खुद ही इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है ना उस पर मेजर करो जिस पे सेटल होना है, खत्म कहानी। तो आपको अमोर्टाइजेशन पीरियड ही नहीं पता। अच्छा, फेयर वैल्यू अगर मैं जाके देखूं तो 104 चल रही है या 112, 112। तो 112 को मल्टीप्लाई करो 15,000 से, 1 यही है। अच्छा, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ने का मतलब है मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिरे हैं। लायबिलिटी की वैल्यू के इंक्रीज होने का मतलब ये कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट नीचे गए और आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू। तो आज अगर आपको सेटल करना है तो इन्वेस्टर आपसे ज्यादा पैसा लेगा, है ना। चलें जी, तो मैंने कहा सर गेन लिखूं लॉस लिखूं, लॉस या गेन? सर लॉस है हमारा। अच्छा कितने का? 120,000 लॉस है। सही, तो वैल्यू बढ़ रही है, लॉस कैसे है? क्योंकि सर हमारी लायबिलिटी है, हम एसेट होल्डर नहीं है। एसेट वाले के लिए क्या था? गेन है। चलें जल्दी से बताएं, 2021 में शुरुआत करें 16, कहीं से भी कर लें शुरुआत, इनकम तो यही बुक होनी है, ऐसा है भाई। ये फिर आ गया 1680। अच्छा, आपकी लायबिलिटी के अंदर जो छुपा हुआ प्रीमियम है बहुत ज़्यादा हो गया पिछले साल। अब देखो आप मैच्योरिटी के करीब जा रहे हो, वैल्यू कितनी हो गई? 108 की। तो 108 कितना आ गया यहाँ पे? 108 इंटू 15,000 करें जल्दी से, 1620,000। यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ? फ़ायदा हो गया। चलें जी, तो आप मुझे एक बात बताएं कितने का? इसकी एंट्री क्या बनाएंगे आप? फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट और लायबिलिटी डेबिट। लायबिलिटी कम हो जाएगी ना, बनाने की तो नीड नहीं है ना, क्लैरिटी है। चलें, फिर हमने कहा इसको ज़रा चार्जिंग पे लगा लें। यहाँ सही है। लो भाई, ये तो है ही नहीं। चलें, खत्म हो जाएगा, 3% बाकी है इसकी, चार्जर उधर पड़ा हुआ है। खैर अभी हम कर लेते हैं इसको। 2022 में जल्दी बताओ कितने से शुरू करूं?
1620, हमने कहा 1620,000, जल्दी बताओ 1620 में कुछ प्रीमियम बचा हुआ है? यस, कितने का? 8 रुपीस पर बॉन्ड का, 100 से ऊपर तो जो भी प्रीमियम है ना। चलें जी, अब मुझे बताएं, मैं 195,000 से फिर ये बुक किया, 195,000 से फिर ये बुक किया, क्लोजिंग आ गया 1620,000। अच्छा, आखिर में रिडम्पशन पे सर ये तो 100 होता था यूजुअली, 106 कैसे? सर क्योंकि मैंने आपको सिखाया था ये फेस वैल्यू नहीं है, रिडम्पशन वैल्यू है। और रिडम्पशन वैल्यू अब कितनी डिसाइड हुई है? 6 रुपये प्रीमियम के साथ, तो रिडीम भी होगा 6 रुपये प्रीमियम के। अब आप खुद देखें यार, अगर आप अमोर्टाइज कॉस्ट पे होते तो उसको घसीट के 106 पे लाते, पर आपके यहाँ पे आए या फेयर वैल्यू में खुद ही आ गया, खुद ही आ गया। और इसके जो भी चेंजेस हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में ऑलरेडी पार्क हो चुकी हैं, बिकॉज यू डोंट नीड टू अमोर्टाइज एनीथिंग। बात समझ आ रही है दोनों के फर्क में? चलें, अब मुझे एक बात बताएं, इसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूं? 1.6 मिलियन, 1.1560 या 1590? ओके, 1590,000। ये बेसिकली आपने ऐसे निकाला कि आपने मल्टीप्लाई किया 106 को इंटू 15,000। अच्छा, अब मुझे बताएं यहां से यहां तक का सफर 30,000। तो जब मैंने 30,000 यहां पे ले लिया तो मुझे आप एक बात बताएं, इसकी एंट्री क्या बनी होगी? फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट और लायबिलिटी डेबिट, क्योंकि आपको जितना भी नुकसान एंटीसिपेटेड था शुरू में, अब वो वहीं पे आके रुक गया जिस पे आपने एग्री किया था। क्यों? क्योंकि आपने सिक्योरिटी को बीच में सेटल किया या आखिर तक ले गए, तो कहानी वहीं खत्म हो गई। बात समझ आती है? तो यानी यूं समझे हम सेफली कि आपने जितना एक्सेसिव प्रीमियम कैपिटलाइज किया था वो खत्म होते 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 तो जीरो हो गया और सिर्फ 6 रुपए का रह गया। और 6 रुपए भी आपकी अपनी मस्ती थी कि आप ही ने उसको बोला था कि मुझसे आखिर में 100 रुपए वापस नहीं लेना, 106 रुपए वापस लेना। तो पहले बताओ दोनों मॉडल्स में फर्क समझ आता है? पक्की बात है। इसको कॉपी कर लें जल्दी से, कर लिया साथ साथ? ये देख लें भाई शेड्यूल इसका, बल्कि यहाँ से। हाँ जी, ऑनलाइन वालों क्लियर है? एहतसाम, अली, माहिर, जल्दी से। अली कह रहे हैं सर इस कॉन्ट्रैक्ट में रिडेम्पशन एट पार नहीं लिखा होगा, इसमें क्या लिखा हुआ है? रिडेम्पशन इज एट अ प्रीमियम ऑफ 6 पर बॉन्ड। देखो लिखा हुआ भी है आई थिंक इसमें, रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड ऑन 31 दिसंबर एट अ प्रीमियम ऑफ 6 पर बॉन्ड। पर अगेन मैं कह रहा हूं, अगर ये अमोर्टाइज कॉस्ट होता तो आपने पहले तो फेयर वैल्यू को इग्नोर करना होता है और फिर IRR के अंदर ये एम्बेड हो जाता और आपकी लायबिलिटी ग्रो होते 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 वहां पहुंचती। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि फेयर वैल्यू में खुद ही चेंज हो रहा था और आते 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 खत्म हो गया, उस जगह पे पहुंच गया जहाँ पे उसको होना चाहिए, 106 पे। देखो पहले साल आपने इसके अंदर 60,000 रुपये का प्रीमियम डाला है, 60,000 का प्रीमियम 4 रुपये पर बॉन्ड है, सही है। मैंने कहा आपने इसको क्या किया, इसको कुछ अमोर्टाइज किया या यहाँ रहने दिया। अच्छा आप तसव्वुर करें, अगर से समझने के लिए बता रहा हूँ, अगर आप अमोर्टाइज कॉस्ट के मॉडल पे होते ना तो इसको 104 से आप 106 पे लेके जाते, तो आप मजीद हर साल कुछ ना कुछ क्या बुक करते हैं? एक्सपेंस। जैसे यहाँ पे अभी 195,000 का एक्सपेंस आ रहा है ना, यहाँ पे ये नहीं होता, इससे ज़्यादा होता। कैसे? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करते, कैश को क्रेडिट करते कम से, और बाकी लायबिलिटी क्रेडिट होती, क्योंकि ये पैसे कब जाके सेटल होते? 3 साल बाद। और उस केस में एक और चीज़ होती है अमोर्टाइज कॉस्ट अगर आप कर रहे होते, आप शुरू फिर 1560 से नहीं करते, 15, तो आप जो एक्सपेंस बुक कर रहे होते ना वो 2 एडिशनल चीज़ों का कर रहे होते, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का भी और प्रीमियम का भी। प्रीमियम का भी वो वाला जो 2 रुपए का डिफरेंस है कि 4 से 6 पे जाने वाला, और एक ये 3% ऑफ दिस थिंग। तो ये दोनों एक्सपेंसेस आप कितने सालों में बुक करते हैं? पर वो होते 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 106 पे पहुंच जाते,
यहाँ तक क्लैरिटी है? चलो इसको यूं और आसानी से समझाता हूँ। ये जो 1513 वाली अमाउंट है ना, इसको प्लीज आप 15,000 से डिवाइड करें। 1513 वाली जो अमाउंट है इसको आप डिवाइड कर दें 15,000 से। 100.88। क्या हम ये कह सकते हैं डे वन पे मैंने अपने एक बॉन्ड को इतने पे रखा हुआ है, ऐसा है? इसको उठा के कहां पहुंचाना है? तो यहां से यहां तक के सफर में आपने 3 सालों में एडिशनल एक्सपेंस बुक करना होता। किसके जरिए? IRR के जरिए। तो वो आप एक्सपेंस बुक करते ज्यादा और 195 आपकी जेब से जाता, एक्सपेंस से ज्यादा होता। बाकी क्या होता? लायबिलिटी क्रेडिट। क्यों? क्योंकि वो लायबिलिटी आज नहीं सेटल होनी है, तो वो ग्रो होता रहता, तो वो अमोर्टाइज कॉस्ट में ये सीन होता। अब मैं फेयर वैल्यू थ्रू P&L में क्या कह रहा हूं, आप ये कर ही नहीं रहे, यहां पे क्या हो रहा है? सिंपल हिसाब किताब है। यहां पे आप सिंपल ये कह रहे हैं कि मैंने जो इसके अंदर 60,000 एडिशनल रखा हुआ है ना, इसको 4 रुपए से 6 रुपए पे लेके जाने के लिए मुझे पंचायत ही नहीं करनी। जैसे जैसे फेयर वैल्यू चेंज होगी, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए, वो खुद ब खुद उसके अंदर एडजस्ट होती रहेगी। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, पहले बताओ 100.88 से 106 पे वाली कहानी क्लियर है? अच्छा, फेयर वैल्यू थ्रू P&L में आपने 100.8 से शुरू ही नहीं किया, आपने सीधा 104 से शुरू किया है। अब आपको इस केस में 104 से कहां पे आना है? पर वो कह रहा है आप किसी पैटर्न पे आ ही नहीं सकते कि मैं आपको IRR निकाल के दूं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, कभी भी बेच दोगे। तो इसलिए उसने कहा 104 पे शुरू में रिकॉर्ड करो, जो ये रहा, ये आ गया, सही है? इनकम नॉर्मल बुक करो, फिर आखिर में 104 पे आ गए, एग्रीड? आपको नहीं पता था ना कब सेटल करना है, आपकी वैल्यू क्या हुई? बढ़ गई। तो आपका ये जो 104 की सिक्योरिटी है वो अब कितने पे आ गई? अब आपको ऊपर जाना है, वापस आना है? वापस आना है। अब लॉस तो हो गया ना, कितने से आ गए? 104 से 112 पे, क्योंकि उसने यही तो बताया आपको कि आप IRR क्यों निकाल रहे हो, तो पागल हो जाओगे। कभी क्या वैल्यू होगी, कभी क्या वैल्यू होगी, आपको पीरियड का पता नहीं है। अगले साल आए, अगले साल 112 से किस पे आ गए? आपको गेन हुआ, लॉस हुआ? गेन हुआ। तो मैं यही तो कह रहा हूं, खुद ही एडजस्ट होगा। खुद ही एडजस्ट होने का मतलब बता रहा हूं कि 112 से 108 पे आ गए। अब 108 से कहां जाना है? 6 पे, तो खुद ही आ जाओगे ना, ये रहा, आखिर में आ गए 106 पे। तो दिस इज हाउ योर लायबिलिटी हैज बीन एडजस्टेड ऑटोमेटिकली, नथिंग टू बी अमोर्टाइज। क्लियर है? आई होप इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता। मैंने 104 से लेके ऊपर लेके गए, वापस नीचे लेके आया, क्लैरिटी है? तो दिस इज हाउ लायबिलिटी इज बीइंग एडजस्टेड विदाउट एनी अमोर्टाइजेशन, क्योंकि वी डोंट नो द पीरियड कि कब खत्म करेंगे। क्लैरिटी है? ऑनलाइन वालों आप बता दो, क्लियर है ये? जल्दी से। माहीन, अली, एहतसाम जी। नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ ना, ये वाला कह रहे हैं ना आप, इधर इसको नेट करें, अभी इसको क्लिक करते हैं। 30,000 रुपये का क्या बच रहा है? नहीं, आप पहले मेरी बात समझे ना, सुकून से सीखना है मेरे साथ। 30,000 रुपये का क्या बच रहा है? नुकसान, सही है? आपने शुरू कहां से किया था? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसके अंदर ये ऐड करें, ऐड कीजिएगा 15, ये रहा। आपको तो डे 1 पे पता था कि आपको नुकसान होगा। एक और चीज, 2 को 15,000 से मल्टीप्लाई करो, ये वही है। 104 से 106 पे आए हो, हाँ, तो यही तो हुआ है, ऑटोमेटिकली वहां पहुंच गए जहां होना चाहिए। सही है? अब अल्लाह की कसम इसके बाद कुछ भी नहीं है, सब हो गया। सही है? चलें, थैंक यू भाई। आई होप ये आपको थोड़ा समझ आया, मजा आया, कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गया कि वहां से वहां कैसे पहुंच रहे हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में वही हुआ जो होना चाहिए था। सही है? तकरीबन यहाँ पे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। पास पेपर्स कुछ और करेंगे, एक ही क्लास लगाऊंगा अभी कल, सही ना, जिसपे मैं बकाया सारे कॉन्सेप्ट्स आपको खत्म करा दूंगा, जो कि एडिशनल होंगे। कल की क्लास ज्यादा अच्छी होगी, रीजन बीइंग वो चीजें करेंगे जो आज तक आई नहीं है। सही है जी? तो प्लीज इसको आज का होमवर्क लाजमी करके आइएगा। सही है जी?
ये टॉपिक बस इंशाल्लाह कल ख़त्म हो जाएगा, फिर हम वीकेंड से शुरू करेंगे, वीकेंड का वार जो कि लीजेस है, सही है, लीजेस। चलें, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।